एक शॉप में काम करते समय अचानक एक हादसा हो गया। लोहे की एक नुकीली रैक से टकराकर एक लड़की नोज़ुमी का हाथ कट गया। लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि घाव से खून की एक बूंद भी नहीं टपकी। उल्टा उसके भीतर की हवा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और उसका शरीर एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ने लगा। ये मंजर देख वहाँ मौजूद स्टाफ एक लड़का घबराया नहीं। वो तुरंत दौड़कर फ्रंट डेस्क से टेप ले आया और बड़ी फुर्ती से नोज़ुमी की कलाई के उस घाव को सील कर दिया ताकि हवा का रिसना बंद हो सके। इसके बाद नोज़ुमी की आंखों में छुपी रजाबंदी को पढ़ते हुए उसने बिना देरी किए अपने मुंह से उसके शरीर में हवा भरनी शुरू कर दी। हवा का झोंका अंदर जाते ही नोज़ुमी का शरीर फिर से अपने असली शक्ल में लौट आया और वो पूरी तरह सामान्य हो गई। क्या एक बेजान चीज के भीतर भी जज्बात पनप सकते हैं? क्या महज चंद रुपयों में खरीदी गई प्लास्टिक की एक गुड़िया उस मोहब्बत को महसूस कर सकती है जिसके लिए हाड़ मांस के इंसान ताउम्र तरसते हैं? जापान के जाने माने निर्देशक हिरोकाज़ु कोरीडा की फिल्म एयर डॉल महज एक फैंटेसी नहीं बल्कि आधुनिक शहर के बहरे सन्नाटे और इंसानी अकेलेपन की एक चीख है। ये कहानी है नोज़ुमी की, हवा से भरी एक ऐसी मानव रूपी गुड़िया जिसका वजूद तो सिर्फ किसी की शारीरिक और मानसिक तन्हाई को दूर करने के लिए रचा गया था। लेकिन एक सुबह उसके भीतर मासूमियत और चेतना की एक रूह जाग उठती है। बिना खून की ये गुड़िया जब मौत के कगार पर खड़े होकर अपने वजूद का जश्न मनाने का एक छोटा सा मासूम सपना बुनती है तो दिल गहरे दर्द से भर जाता है। आइए महसूस करते हैं हवा के उस नाजुक झोंके को जिसने कुछ पलों के लिए ही सही मगर इंसानी दुनिया को जीना सिखाया। मूवी स्ट्राइप लेकर आ चुकी है एक और नई और अनोखी कहानी। चलिए सुनते हैं। वो हाड़ मांस की इंसान नहीं बल्कि हवा से भरी एक मानव रूपी गुड़िया थी जिसे हिदोए नाम के एक अकेले शख्स ने अपने मानसिक और शारीरिक तन्हाई को दूर करने के लिए महज 5000 येन में खरीदा था। रोज की तरह उस सुबह भी हिदेओ उसे चूमकर काम पर निकल गया। लेकिन उसके जाने के बाद नोज़ुमी के भीतर अचानक एक चेतना जाग उठी। वो जिंदा हो चुकी थी। बिस्तर से उतरकर उसने खिड़की से बाहर हाथ फैलाया और बारिश की बूंदों के ठंडे एहसास को अपने हथेली पर महसूस किया। इस अनजानी दुनिया को करीब से देखने की चाह में उसने कई पोशाकें आजमाई और आखिरकार एक प्यारी सी मेड ड्रेस पहनकर वो अकेले ही शहर के व्यस्त सड़कों पर निकल पड़ी। सड़कों पर घूमते हुए वो इंसानी दुनिया को समझने की कोशिश करने लगी। चौराहे पर एक कचड़ा घर के पास बैठकर उसने लोगों की हरकतों को देखा। फिर एक बुजुर्ग महिला की चाल से प्रभावित होकर वो उसके कदमों की नकल करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो महिला अपनी सहेली से किसी खौफनाक हत्याकांड की चर्चा कर रही थी। लेकिन मौत और इंसानी जज्बातों से अनजान नोज़ुमी को ये बातें समझ नहीं आई। इसके बाद वो बच्चों के एक समूह के पीछे हो ली जहाँ एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ छुआ। लेकिन नोज़ुमी की त्वचा में इतनी गर्माहट ना पाकर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस अनजाने तिरस्कार से सहमी नोज़ुमी पार्क में अकेली बैठकर शाम ढलने तक उस विशाल शहर को निहारती रही। रात को घर लौटते समय एक वीडियो रेंटल स्टोर देखकर उसके कदम ठिठक गए। अंदर सजी डीवीडी की दुनिया उसके लिए किसी जादुई नगरी जैसी थी। लेकिन उसका दिल तब तेजी से धड़का जब उसने काउंटर पर बैठे कैशियर को देखा। पहली बार उसके भीतर किसी इंसान के लिए आकर्षण की एक कोमल लहर उठी। स्टोर की दीवार पर भर्ती का पोस्टर देखकर उसने तय कर लिया कि वो यहाँ नौकरी करेगी। उस रात जब हिदेओ उसे पार्क में टहलाने ले गया और करीब आने की कोशिश की तो जिंदा हो चुकी नोज़ुमी ने अनजाने में ही खुद को उससे दूर कर लिया। अगले दिन नोज़ुमी को उस वीडियो स्टोर में नौकरी मिल गई। सहकर्मियों ने उसे बड़े प्यार से सब समझाया और जब किसी ने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने हिचकिचाते हुए नहीं कह दिया क्योंकि हिदेओ के साथ रहते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। नौकरी का पहला दिन बेहद खूबसूरत रहा लेकिन रात होते ही वो फिर उसी पिंजड़े में कैद हो गई जहाँ उसे अपनी मर्जी के खिलाफ एक बेजान गुड़िया बनाकर हिदेओ के साथ नहाना और सोना पड़ा। अगले दिन जब वो स्टोर में सेल्फ सजा रही थी तो उसी स्टोर का ग्राहक वहाँ आया और चुपके से उसके स्कर्ट के नीचे का वीडियो बनाने लगा। नोज़ुमी उसकी इस गंदी हरकत को तो देख रही थी लेकिन इंसानी वासना से अनजान होने के कारण उसे लगा कि वो उसकी टांग पर लगे टाकों की बदसूरती को देख रहा है। इसी बीच स्टोर में काम करते हुए एक बड़ा हादसा हो गया। लोहे की एक नुकीली रैक से टकराकर नोज़ुमी का हाथ कट गया। घाव से खून तो नहीं निकला लेकिन उसके शरीर की हवा धीरे धीरे बाहर निकलने लगी और वो एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ने लगी। ये देखकर वहाँ मौजूद स्टाफ का एक लड़का जिससे नोज़ुमी आकर्षित थी तुरंत दौड़कर टेप ले आया और इसकी कलाई के घाव को सील कर दिया। फिर उसकी आंखों में रजाबंदी देखकर उसने अपने मुंह से
उसके शरीर में हवा भरी, जिससे नोज़ोमी फिर से सामान्य हो गई। और इस तरह उस लड़के ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसके वजूद के सबसे बड़े राज को भी अपना लिया। रास्ते में गुजरते हुए नोज़ोमी की नजर एक मेकअप स्टोर पर पड़ी। उसने वहाँ की मेकअप आर्टिस्ट से अपने प्लास्टिक के जोड़े को छुपाने के लिए कहा और एक हाई कवरेज कंसीलर खरीद लिया। खुद को और ज्यादा इंसानी रूप देने के लिए अब वो मॉल गई और कई नए कपड़े खरीदे, जिससे वो धीरे धीरे एक असली लड़की की तरह दिखने लगी। इसी बीच वीडियो स्टोर के कैशियर जुनिची के साथ उसका रिश्ता और गहरा होता गया। वो दिन भर साथ में स्टोर की सफाई करते और काम खत्म होने के बाद समंदर किनारे जाकर ठंडी हवाओं का मजा लेते। एक शाम समंदर किनारे बैठे नोज़ोमी को हिदेओ की कही ये बात याद आई कि उसे नोज़ोमी से ईर्ष्या होती है क्योंकि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। नोज़ोमी उस वक्त इस अजीब सी उदासी का मतलब नहीं समझ पाई, तो जुनिची ने उसे समझाया कि बूढ़ा होना यानी धीरे धीरे समझदार होना और मौत की तरफ बढ़ना है, और मौत ही इस जीवन का आखिरी सच है। नोज़ोमी जिंदगी के इस रहस्य को और समझना चाहती थी, लेकिन इस खूबसूरत पल को वो सवाल जवाब में नहीं बदलना चाहती। डूबते सूरज की लालिमा के बीच दोनों एक रेस्टोरेंट पहुँचे, जहाँ नोज़ोमी को खाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप कागज पर ड्राइंग बनाने लगी। तभी पास की मेज पर बैठी एक छोटी बच्ची ने अपने पिता से छुपकर गाजर का टुकड़ा नीचे फेंक दिया और मुंह चलाने का नाटक करने लगी। नोज़ोमी ने तुरंत उस बच्ची की नकल कर ली, जिसे देखकर वो बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। रात के घने साये में जुनिची उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आया और रास्ते भर नोज़ोमी अपनी मासूम जिज्ञासा के साथ जुनिची से हर सवाल पूछती रही। जुनिची ने बताया कि ये एक ऐसा फूल है जो बहुत जल्दी सूख जाता है, जिसे सुनकर नोज़ोमी उदास हो गई। जुनिची कहता है, हमें एक दिन मरना ही पड़ता है, नहीं तो इस पृथ्वी पर और जगह नहीं बचेगी। तभी स्ट्रीट लैम्प के नीचे अचानक उसकी परछाई उसके खोखलेपन के शरीर को उजागर कर देती है। वो बुरी तरह डर गई और अपनी परछाई को छिपाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जुनिची उसका असली रूप देखे। अब विदा लेते वक्त हमेशा शांत रहने वाला जुनिची ने खुद आगे बढ़कर पूछा कि क्या वो कुछ और जानना चाहती है। नोज़ोमी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बस में बैठते ही वो खुद से बुदबुदाई कि वो जुनिची के बारे में और जानना चाहती है। उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत का अंकुर फूट चुका था। घर लौटकर भी वो उस कांच की बोतल को निहारती रही जो उसे और जुनिची को समंदर किनारे मिली थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। रात को अपने अलमारी समेटते हुए नोज़ोमी को वो डिब्बा मिला जिसमें पैक होकर वो आई थी। डिब्बे पर लिखी अपनी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और महज 5000 येन की कीमत देखकर वो गहरे हीन भाव से भर गई कि वो तो बिना खून और बिना आत्मा वाली इंसानों की मामूली इच्छाओं को पूरा करने वाली एक सस्ती चीज भर है। फिर उसे किसी से प्यार करने का हक कैसे हो सकता है। अगले दिन इसी उलझन के कारण वो स्टोर में बार बार गलतियां करने लगी और ग्राहकों से माफी मांगती रही। लेकिन जब उस दिन उसने रास्ते में एक महिला के पैरों के पीछे सिलाई का दाग जैसा कुछ देखा, तो उसे लगा कि ये भी उसके शरीर के जोड़ों जैसी कोई बदसूरत रेखा है और वो नहीं चाहती कि वो किसी हीन भावना का शिकार हो। इसीलिए वो कंसीलर लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ी, जबकि वो तो महज स्टॉकिंग्स यानी जुराबों का एक डिजाइन था। काम के बाद थक हार कर नोज़ोमी पार्क के एक बेंच पर बैठ गई, जहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग इंसान से हुई। उस बुजुर्ग ने बातों बातों में उसे मेफ्लाई कीट के बारे में बताया कि उनका जीवन महज 2 दिन का होता है। वो कुछ खा भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास पाचन तंत्र नहीं होता और उनका पूरा अस्तित्व सिर्फ प्रजनन के लिए होता है, जो बेहद ही खोखला सा लगता है। बुजुर्ग ने उदासी से जोड़ा कि आज का इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, जिस पर नोज़ोमी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उसके अंदर भी एक खालीपन है। ये सुनकर वो बुजुर्ग खुश हो गया कि इस मतलबी दुनिया में उन्हें अपना कोई हमदर्द मिल गया है। वो बोले, आज के दौर में इस शहर के ज्यादातर लोग इसी खालीपन से जूझ रहे हैं। वो दिन भर सिर्फ 3 वक्त की रोटी के लिए भागते रहते हैं, हर वक्त शोर से घिरे रहते हैं, फिर भी अंदर से बेहद अकेले हैं। वो प्यार की चाह तो रखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई करीब आता है अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो अपनों की नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन दफ्तरों के मानसिक शोषण चुपचाप सहते हैं, जो कि इंसानी जिंदगी का एक बेहद ही कॉन्ट्राडिक्ट पार्ट है। बूढ़े आदमी की गहरी बातों को नोज़ोमी पूरी तरह समझ तो नहीं पाई, लेकिन ये जानकर कि इस बड़े शहर में बहुत से लोग उसी की तरह भीतर से खाली और अकेले हैं, उसका मन काफी हल्का हो गया और उसके अंदर की हीन भावनाएं गायब हो गई। अगले दिन उसने आजाद पंछी की तरह जिंदगी का लुत्फ उठाया। वो आर्केड गई, वीडियो गेम खेला, फोटो बूथ में तस्वीरें खिंचाई, ताज़ा फूल खरीदे और नाव पर बैठकर सैर भी की। एक दुकान से गुजरते हुए उसने कांच की एक अंगूठी खरीदी
क्योंकि उसे जुनिची की कई बात याद आ गई कि हवा जैसी पारदर्शी चीजें भले ही दिखती नहीं पर वह सच होती है। पारदर्शी कांच देखते ही उसे जुनिची की याद आ गई और उसने प्यार के एहसास को समेटने के लिए कांच की तरह तरह की बोतलें भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन खुशियाँ के चरम पर पहुँचते ही किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अगले दिन काम करते समय वो अचानक स्टूल से फिसल गई और एक कील से उसकी कलाई कट गई। कलाई कटते ही उसकी हवा फिर निकलने लगी। उसका असली रूप जुनिची के सामने आ गया। नोज़ोमी को लगा कि उसका ये रूप देखकर जुनिची डर जाएगा, लेकिन उसने बेहद नरमी से कहा, मैं भी तुमसे अलग नहीं हूँ। असल में जुनिची अपने अंदर की खालीपन और बेजान जिंदगी की बात कर रहा था, पर नोज़ोमी ने सोचा कि वो भी उसी की तरह एक गुड़िया है। इस गलतफहमी ने दोनों को करीब ला दिया। वो अपनी भावनाएं खुलकर जताने लगे और उनकी पहली सच्ची डेट शुरू हुई, जहाँ उन्होंने साथ में सिनेमा देखा, रात को तारे गिने और मोटरसाइकिल पर हवा से बातें करते हुए सड़कों पर दौड़े। प्यार के इस मिठास को चखने के बाद नोज़ोमी को हिदेओ के जिस्मानी स्पर्श से घिन होने लगी। वो हर बार खुद को पानी से बार बार धोती, जैसे उस अनचाहे एहसास को वो अपने शरीर से मिटा देना चाहती हो। मगर प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता। उसमें मिठास के साथ कड़वाहट और दर्द भी छिपा होता है। जुनिची के घर पर उसकी पुरानी प्रेमिका की तस्वीर देखकर नोज़ोमी का दिल पहली बार ईर्ष्या और दर्द से भर गया। मुश्किलें तब और बढ़ गई जब जुनिची की छुट्टी वाले दिन हिदेओ अचानक उसी वीडियो स्टोर में ग्राहक बनकर आ गया। बिल बनाते वक्त नोज़ोमी अपराध बोध से कांप रही थी और उसने आंखें उठाने की हिम्मत भी नहीं की। नोज़ोमी की इस घबराहट को स्टोर के मालिक ने ताड़ लिया और उसने नोज़ोमी को जुनिची के प्रति लगाव का फायदा उठाते हुए उस पर दबाव बनाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विडंबना ये थी कि मालिक को लगा कि नोज़ोमी दो मर्दों को धोखा दे रही है, जबकि वो इस सच से बेखबर थी कि वो महज एक प्लास्टिक की गुड़िया है। इस हादसे ने नोज़ोमी का नया नया बना आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया और उसे लगा कि कोई भी उसे सच्चा प्यार नहीं करता, सब उसे बस अपनी जरूरतों का खिलौना समझते हैं। उसका ये डर तब हकीकत में बदल गया जब उसने घर लौटकर हिदेओ के बिस्तर पर एक नई गुड़िया को लेटे देखा और हिदेओ को उसके स्वागत के लिए केक लाते पाया। नोज़ोमी का दिल टूट गया। उसने हिदेओ से पूछा कि क्या उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी और क्या उसकी जगह कोई भी गुड़िया चल सकती थी। अब जब नोज़ोमी में चेतना आ चुकी थी तो वो किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती थी। हिदेओ ये जानकर सन्न रह गया कि एक बेजान चीज में भी आत्मा आ सकती है। हैरानी से बढ़ने के बाद हिदेओ ने उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो फिर से एक बेजान गुड़िया बन जाए, क्योंकि जज्बात वाले इंसानों को संभालना बहुत झंझट भरा होता है। असल में हिदेओ अतीत में एक गहरे प्यार की नाकामी और जिंदगी के दबावों से टूट चुका था। इसीलिए उसने अपनी तन्हाई और जिस्मानी जरूरतों के लिए भावनाओं से मुक्त एक ऑप्शन के तौर पर नोज़ोमी को खरीदा था, ताकि उसे फिर कभी दिल टूटने का दर्द न सहना पड़े। जब हिदेओ ने बताया कि उम्र बढ़ने पर उसे कंपनी से निकाल दिया गया, वो एक वेटर बन गया और हर जगह से डांट खाने की वजह से उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया, तो नोज़ोमी को लगा कि वो उससे नफरत करता है। इसीलिए वो दुखी होकर वहाँ से चली गई और एक रात पार्क में बिताने के बाद उसी बीमार बुजुर्ग के घर पहुंची। वो बुजुर्ग जो कभी एक टीचर थे, अब अकेलेपन में जिंदगी काट रहे हैं। उसने नोज़ोमी से उसके माथे को छूने को कहा। जैसे ही नोज़ोमी की ठंडी उंगलियों ने उनके माथे को छुआ, उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा, ठंडे हाथ वालों का दिल बेहद गर्म होता है। अपनी पहली तारीफ और इस ममता भरे एहसास से नोज़ोमी की आंखों से आंसू बह निकले। बुजुर्ग को सुलाने के बाद वो अपने वजूद का सच जाने के लिए उस डिब्बे पर लिखे पते के सहारे फैक्ट्री के मालिक तक पहुंची, मतलब उसके पास जहां उसे बनाया गया था। लेकिन वो भी ये नहीं बता सका कि एक खिलौने में जान कैसे आई। ठीक वैसे ही जैसे भगवान इंसानों को तो बना देते हैं, पर दिल की धड़कनों का रहस्य नहीं समझा पाते। और नोज़ोमी को एक बड़ी सीख दी, चाहे इंसान हो या गुड़िया, मौत के बाद दोनों को ही खाक में मिल जाना है। इसीलिए उसे खुद को कम नहीं समझना चाहिए। और इस तरह नोज़ोमी ने खुद को पूरी तरह से अपना लिया। इसके बाद वो सीधे जुनिची के पास जाकर कहती है कि अब उसे किसी का ऑप्शन बनने में कोई परहेज नहीं, क्योंकि उसका जन्म दूसरों की सेवा के लिए हुआ है। लेकिन जुनिची मुस्कुराकर कहता है, तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, और वो उसके शरीर की हवा निकालकर उसे मुंह से फिर से फुलाना चाहता है। नोज़ोमी ने इसे प्यार का इजहार समझकर बिना हिचकिचाहट मान गई। जुनिची ने कई बार ऐसा किया और फिर थक कर सो गया। जुनिची को सोते देख नोज़ोमी भी उसी अंदाज में अपना प्यार जताने की कोशिश करती है। उसने एक चाकू से जुनिची की पीठ काटी, फिर उस पर टेप चिपकाया और अपने मुंह से उसके अंदर हवा भरने लगी।
लेकिन वो अनजान, उसे क्या पता कि जुनिची कोई गुड़िया नहीं था। उसके घाव से तेजी से खून बहने लगा। वो तड़पने लगा। नोज़ुमी समझ ही नहीं पाई कि उसकी हवा जुनिची के शरीर को क्यों नहीं फुला पा रही, और इसी नासमझी के बीच ज्यादा खून बह जाने से जुनिची की मौत हो गई। अगली सुबह वो जुनिची की लाश एक बड़े प्लास्टिक बैग में भरकर पास के कचरा घर में छोड़ आई और गुमसुम सड़कों पर भटकने लगी। रास्ते में उसने उसी दुकान से प्यार की निशानी के तौर पर कांच के कई जार खरीदे। जब वो अकेली बैठकर अपनी इन चीजों को निहार रही थी, तभी एक अजनबी आदमी ने उसे सड़क पर चलने वाली वेश्या समझा। अगर ये पहले की बात होती तो नोज़ुमी शायद बिना सोचे समझे उसकी बात मान लेती, लेकिन अब उसने साफ मना करना सीख लिया था। इस छोटी सी घटना ने अचानक नोज़ुमी को ये गहरा एहसास करा दिया कि वो किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो केवल अपनी जुनिची की सेवा करना चाहती थी, जिससे वो सच्चा प्यार करती थी। जुनिची अब कचड़े के ढेर का एक हिस्सा बन चुका था और नोज़ुमी अब दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने वाला फिर से महज एक बेजान खिलौना बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी कलाई पर चिपके हुए उस टेप को फाड़ दिया और खुद भी उसी कूड़े के ढेर में लेट गई, ताकि उसके भीतर की सारी हवा बाहर निकल जाए और उसका वजूद हमेशा के लिए खाली हो जाए। उसी वक्त वहाँ से गुजरती एक छोटी बच्ची की नजर नोज़ुमी के हाथ में दबी कांच की टूटी अंगूठी पर पड़ी। वो अंगूठी बच्ची को इतनी भाई कि उसने उसे अपनी गुड़िया के बदले में रख लिया। उस बच्ची के जाने के बाद मौत के बेहद करीब खड़ी नोज़ुमी को जुनिची के साथ रेस्टोरेंट पे बिताया वो पल याद आया जहाँ एक छोटी लड़की अपना जन्मदिन मना रही थी। उस वक्त नोज़ुमी को बहुत ईर्ष्या हुई थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके आने पर कभी किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई थी। शायद अपने इसी अधूरे अरमान को पूरा करने के लिए उसने बंद आँखों से अपने मन में एक खूबसूरत सपना बुना, जहाँ हिदेयो उसके लिए जन्मदिन का केक ला रहा है। जुनिची और आसपास के लोग मुस्कुराते हुए उसके लिए जन्मदिन का गाना गा रहे हैं और वो अपनी जिंदगी में पहली बार मोमबत्तियां बुझा रही है। खून की तरह लाल ढलते सूरज की आखिरी किरणें कांच की बोतलों और फीकी पड़ चुकी प्लास्टिक से भरे उस कूड़ेदान पर तिरछी पड़ रही थी। उसी उजाड़ के बीच सिमटी हुई नोज़ुमी ने धीरे से अपनी आखिरी सांस छोड़ दी। ठीक उसी पल उसके सामने उगा हुआ डैंडेलियन का फूल मानो उसके जवाब में खिल उठा और उसकी पारदर्शी आत्मा को समेटकर अनगिनत चांदी जैसे धागों में तब्दील होकर हवाओं के साथ आसमान की तरफ उड़ चला। वो सफेद रूह एक परी की तरह इस विशाल शहर की तंग गलियां, लड़कियों की उड़ती स्कर्ट्स, आंगनों के हरे गमलों, रास्तों पर खड़े तन्हा बुजुर्गों, उम्मीदों की आंसू बहाती औरतों, अपनी अलमारी के पास बैठे हिदेयो और सपनों को बुनती अकेली लड़कियों के ऊपर से गुजरती हुई आखिर में उठती गिरती वापस उसके उसी नाजुक बेजान शरीर में समा गई। शहर की भागदौड़ हमेशा की तरह वैसे ही बेरुखी से चलती रही, लेकिन जिंदा मशीनों की तरह भागते इस शहर की दरारों में कभी एक बेहद पवित्र और मासूम आत्मा आई थी, जिसने जीवन की हर छोटी सी चमक को अपने भीतर सहेजा और आखिर में एक खामोश विदाई बनकर हमेशा के लिए विलीन हो गई। दोस्तों, 2009 की ये मूवी भले ही किसी जादुई परिकथा जैसी लगती हो, लेकिन इसके शांत और खूबसूरत दृश्यों के पीछे आज के आधुनिक समाज, खासकर 21वीं सदी के डिजिटल युग की एक डरावनी और अजीब हकीकत छिपी है। फिल्म में हिदेयो का एक प्लास्टिक की गुड़िया को व्हीलचेयर पर घुमाना और उसे असली इंसान की तरह ट्रीट करना आज के उस दौर को दिखाता है जहां लोग वर्चुअल वर्ल्ड और एआई को अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि आज का इंसान असली रिश्तों की जिम्मेदारी, उनके झंझटों और दिल टूटने के डर से इतना घबरा गया है कि वो बेजान चीजों में सुकून ढूंढ रहा है। इस कहानी के जरिए दिखाया है कि इंसान तकनीक के मामले में जितना आगे बढ़ रहा है, जज्बातों के मामले में उतना ही पीछे छूटता जा रहा है। आज की रियलिटी से इस कहानी का जुड़ाव बेहद गहरा है। फिल्म के मुख्य किरदार नोज़ुमी का हवा से भरा खोखला शरीर आज के उन करोड़ों इंसानों की तरह है जो सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट की चकाचौंध में पूरी दुनिया से जुड़े होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही अकेले और अलग थलग है। नोज़ुमी का अपनी प्लास्टिक की बदसूरत लकीरों को मेकअप से छिपाना आज के उन लाखों युवाओं की असलियत है जो इंस्टाग्राम और फिल्टर की दुनिया में खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए अपनी कमियों को छिपाने की जद्दोजहद में घुट रहे हैं। वही काम में नोज़ुमी का होने वाला शोषण आज के कॉर्पोरेट सिस्टम में लोगों के वजूद को सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किए जाने की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। ये फिल्म बहुत ही सीधे तौर पर हमें ये कड़वा सच याद दिलाती है कि सिर्फ नोज़ुमी ही हवा से भरी एक खोखली गुड़िया नहीं है, बल्कि आज के इस मतलबी और भागते हुए शहर में हम सब भी अंदर से उतने ही खाली
और वही सूनी हवा अपने भीतर लिए घूम रहे हैं। भले ही फिल्म का अंत पूरी तरह तसल्ली ना देता हो, लेकिन नोज़ुमी की मौत और उसका कचड़े के ढेर में तब्दील हो जाना हमें एक जरूरी मोड़ पर लाकर खड़ा जरूर करता है, जहां हमें सोचना होगा क्या हम वाकई जी रहे हैं या सिर्फ सांस ले रहे हैं। और इसी के साथ आज की ये कहानी यही समाप्त हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को पक्के से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मूवी स्ट्राइप से जुड़े रहे, जहां हम फिल्मों की सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे इंसानी जज्बातों और मनोविज्ञान को भी टटोलते हैं। जल्द ही मिलूंगी एक और नई कहानी और एक नई नजरिए के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।